Good morning, students. This is class 8 civics, chapter 3. Why do we need a parliament? We in India pride ourselves on being a democracy. हम सभी वी ऑल इंडियंस इस बात पर प्राइड करते हैं कि हम एक ऐसी सोसाइटी, ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द रिलेशन, यानी कि जो डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र, यानी कि जनतंत्र. तो डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि एक ऐसा देश जहाँ पर सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, जहाँ पर लोगों की बेसिक नीड का ध्यान रखा जाए और बाय मेकिंग रूल्स, बाय या रेगुलेशन लोगों के बिलीव का ध्यान रखा जाए, ऐसे डाइवर्सिटी का ध्यान रखा जाए. ऐसे देश को डेमोक्रेटिक देश कहते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल रीड द रिलेशन between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic government to have the consent of their citizens. यानी कि इस चैप्टर में हम यहाँ पर देखेंगे कि गवर्नमेंट को जो लोग, मतलब ये जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को डिसाइड करते हैं, यानी कि हम सिटीजन्स रिप्रेजेंट करते हैं उसको. और हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम वोट डालते हैं. तो जब हम वोट डालते हैं तो हमारा पार्टिसिपेशन हो जाता है, और जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को प्रेजेंट करते हैं तो हमारा डिसीजन मेकिंग हो जाता है ना. तो अब हम पढ़ेंगे कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसमें जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, उन सभी को सिटीजन्स के कंसर्न्स की नीड क्यों होती है, या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उन सबको सिटीजन्स के कंसर्न्स की नीड क्यों होती है. ठीक है. तो इन दीज एलिमेंट एंड टुगेदर मेकअप ए डेमोक्रेसी एंड दिस इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट. यानी कि ऊपर के पैराग्राफ में हमने देखा कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को सेटअप करती है और डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में लोगों के एक्सप्रेशन का ध्यान रखा जाता है. तो अब यहाँ पर ये जो सभी एलिमेंट मिलकर डेमोक्रेसी को तैयार करते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स मिलकर बेस्ट एक्सप्रेस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसे मतलब बेस्ट एक्सप्रेस किए जाते हैं इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट. दैट मीन्स जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को सेटअप करता है, पार्लियामेंट यहाँ के एवरी सिटीजन्स को हेल्प करता है कि वो पार्टिसिपेट्स करें डिसीज़न मेकिंग में, ताकि वो वोट करें और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने में हेल्प करें, क्योंकि ये उनका राइट है ना. एंड इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी हाउ द गवर्नमेंट इनेबल सिटीजन, मतलब किस तरीके से वो उसको मतलब मेंबर को इनेबल कर रही है कि वो अपने राइट का यूज़ करें ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. यानी कि वो चाह रही है कि इंडिया जो है, मतलब जो पार्टिसिपेशन है वो पार्टिसिपेट करें और डिसीजन मेकिंग में अपने आप को हेल्प करें उसकी. तो पार्लियामेंट कंट्रोल द गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट गवर्नमेंट पर कंट्रोल करता है. इफ़ गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं किया जाए तो देखा जाए, अगर उसको नहीं देखा जाए कि वो क्या कर रही है, तो वो उसके पास पावर है तो पावर का मिसयूज कर सकती है. तो इसी वजह से पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है. तो जो पार्लियामेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट सिंबल है एंड द की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक की फीचर्स है. ठीक है. नेक्स्ट, वाई शुड पीपल डिसाइड, है ना. तो इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि लोग डिसाइड क्यों करते हैं, या लोगों के डिसीजन को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है ना. तो एज वी नो बीकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, कि जैसे कि आप सबको पता है, एज वी नो डैट हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था. ठीक है. Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of free. ठीक है. अभी हम इस पे आइडियाज़ की बात बाद में करेंगे, फ़िलहाल हम ज्वाइन द स्ट्रगल तक बात करते हैं. तो इसके लिए, यानी कि हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो इसके लिए जो स्ट्रगल करना पड़ा था वो बहुत
मतलब काफ़ी स्ट्रगल था और बहुत ही काफ़ी लॉन्ग और डिफ़िकल्ट स्ट्रगल करना पड़ा था। और ऐसा तो था नहीं कि हमने आज़ादी मांगी और हमें आज़ादी एकदम से मिल गई। इसके लिए हमें एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। जो फर्स्ट रेवोल्यूशन था हमारा इंडिपेंडेंस के लिए, वो 1857 को हुआ था। तो अब आप देखोगे 1857 से 1947 तक स्ट्रगल कंटिन्यू रहा। तो कितना बीच में कितना टाइम पीरियड हुआ, 1857 से 1947, यानी कि आफ्टर 90 ईयर्स, यानी कि 90 साल बाद हमें आज़ादी मिली थी। एंड दिस स्ट्रगल पेपर इंस्पायर्ड बाय द नहीं पीपल फॉर वेरियस बैकग्राउंड ज्वाइन द स्ट्रगल, यानी कि इस स्ट्रगल में सभी सेक्शन के लोग आगे आए। कि सभी सेक्शन के लोगों ने इसमें स्ट्रगल किया, हर एक बैकग्राउंड के लोगों ने यहाँ स्ट्रगल किया। ठीक है, तो जो भी ये नेशनलिज्म की लड़ाई, मतलब जो भी स्ट्रगल कर रहे थे, जो भी नेशनलिस्ट थे, जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, वो इंस्पायर हुए आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो वो कुछ आइडियाज़ से इंस्पायर हुए, जो आइडियाज़ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ये 3 आइडियाज़ थे जिनसे वो लोग इंस्पायर हुए। अब वो लोग इनसे इंस्पायर क्यों हुए? क्योंकि हमारे पास कोई भी राइट नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि जब देश आज़ाद होगा तो इन 3 आइडियाज़ को अडॉप्ट कर लिया जाएगा। जैसे कि अब नाउ आपके पास ये तीनों आइडियाज़ हैं, आपको ये तीनों आइडियाज़ मिल चुके हैं। इसके आगे अंडर कॉलोनियल रूल। अब ये कॉलोनियल रूल क्या है? जो पार्ट ब्रिटिश के अंडर में था उसको वो अपने देश का पार्ट समझ के हम पर रूल करते थे। जैसे कि हमारे यहाँ से रॉ प्रोडक्ट सस्ता लेकर अपने यहाँ फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर दूसरे देशों को बेचते थे। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में जो 62% पार्टिसिपेशन इंडिया का हुआ, बट इसको जो यूटिलाइज़ कर रहा था वो ब्रिटिश कर रहा था। तो जो प्रॉफिट कर रहा था वो पैसा भारत को आना चाहिए था, लेकिन वो ब्रिटिश को जा रहा था। तो इसे ही बोलते हैं ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ठीक है, तो द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी of the decision that they took, but they faced grave danger if they tried to criticize these decisions। यानी कि गवर्नमेंट से यहाँ जो लोग रह रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में यहाँ जो लोग रह रहे थे वो डर कर रह रहे थे। यहाँ लोगों को डर कर रहना पड़ रहा था। यहाँ लोगों को जो डिसीजन ब्रिटिश लगा रही है वो पसंद आए या नहीं आए, लेकिन उनको उन डिसीजंस को मानना पड़ता था। बिकॉज अगर उन डिसीजंस को वो क्रिटिसाइज़ करेंगे या उनके अगेंस्ट क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो ब्रिटिश के अगेंस्ट वो खड़े होने की कोशिश भी करेंगे, तो उनको ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजंस, उनको ग्रेव डेंजर का सामना करना पड़ेगा। यानी कि ब्रिटिश पर क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो वो उनको जेल में सड़ने के लिए डाल देंगे और उन पर अत्याचार किया जाएगा। और हमारे पास कोई भी राइट नहीं था उस टाइम पर और हम बिल्कुल मजबूर थे। ठीक है, देन द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। जब से फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुआ तब से थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो गई। द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड। यानी कि जो नेशनलिस्ट थे वो डिमांड करने लगे थे। जैसे कि 1885 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर इन लेजिस्लेचर विद द राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन। यानी कि 1885 में ये जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है वो इंडिपेंडेंस से पहले 1885 में फाउंड की गई थी। तो इसने डिमांड की है कि लेजिस्लेचर में हमारे भी कुछ मेंबर इलेक्ट होंगे और ये मेंबर ओनली शो करने के लिए नहीं होंगे कि हाँ साहब हैं, बट इन मेंबर्स के पास राइट भी होने चाहिए कि वो बजट पर क्वेश्चन पुटअप कर सकें। ठीक है, अब ये लेजिस्लेचर क्या है बेटा? क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 सिविक्स में ही आपने पढ़ा होगा हाउ डू स्टेट गवर्नमेंट वर्क। तो वो चैप्टर में बताया गया है कि लेजिस्लेचर कौन होते हैं। मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ शॉर्ट में कि जो मान लीजिए एक स्टेट होता है, उस स्टेट में जितने भी एमएलए होते हैं, हर स्टेट में एक लेजिस्लेचर असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, हर स्टेट में एक होती है। तो जितने भी उस स्टेट में एमएलएज होते हैं वो सारे जब वो पब्लिक के द्वारा चूज़ कर लिए जाते हैं तो वो सारे एमएलएज कलेक्ट होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में
और वहीं पर उन्हीं में से अपने आप में एक को चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं, है ना। और बहुत सारे मिनिस्टर वहाँ पर इलेक्ट किए जाते हैं उन्हीं एमएलएज में से, जैसे कि वाटर सप्लाई मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्टर ऑफ या हेल्थ मिनिस्टर। तो बहुत सारे मिनिस्टर वहाँ इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये और सारी चीज़ों पर स्टेट में जो भी काम होते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जो भी काम होता है, तो वो सब लोगों से मिलकर डिस्कशन के बाद होता है। वो सारा डिस्कशन सारे एमएलएज मिलकर करते हैं। तो वो कहाँ होता है? वो होता है बेटा लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। तो उसी को लेजिस्लेचर बोलते हैं, उसी को इकट्ठे होने को लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो यहीं पर लेजिस्लेचर में ही अपने मेंबर भेजने की इन्होंने नेशनल कांग्रेस ने 1885 में बात की है कि वो बजट पे बोलने का राइट मांग रहे हैं। तो अब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउ फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उसके लिए उन्होंने जो मतलब मांगा है, तो इस डिमांड को उन्होंने 1909 में इस डिमांड को कुछ शर्तों के साथ माना। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आया, यानी कि एक्ट आया उसके लिए। इसमें कुछ लोगों को उन्होंने इलेक्ट किया, मतलब कुछ लोगों को इलेक्ट करने का उन्होंने राइट दे दिया। and allow while these early legislature under the British government were in response to the growing demand for the nationalist, ठीक है। तो यहाँ पर भी उन्होंने एक अपना शर्त लगा दी, ठीक है। कहा कि मतलब कुछ ही लोग यहाँ पर मतलब लोगों के पास राइट होगा, कि कुछ लोगों के पास राइट होगा जो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं या अपना वोट दे सकते हैं, ठीक है। और वो कौन होंगे? वो होंगे जो इंडियन एजुकेटेड होंगे, यानी कि जो इंडियन लोग एजुकेटेड होंगे बहुत, वो कर सकते हैं ऐसा, या जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी। अब इसमें उन्होंने दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल अडल्ट टू वोट, नॉट कुड पीपल पार्टिसिपेट्स इन डिसीजन मेकिंग। और यहाँ पर उन्होंने उस टाइम में 18 से अबव या 18 को कोई भी राइट नहीं दिया था। अब उस टाइम में इंडिया में बहुत ही कुछ ही परसेंट के लोग थे जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी थी, और बहुत ही कम कुछ ही परसेंट के लोग थे जिनके पास एजुकेशन थी या जो एजुकेटेड थे। और यहाँ पर उन्होंने किसी भी एडल्ट को, 18 को या 18 से अबव को, किसी भी एडल्ट को कोई भी किसी भी तरह का राइट नहीं दिया था। नेक्स्ट, एज यू रीड इन चैप्टर 1, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि कॉलोनियल रूल के बारे में, और एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम में जो भी स्ट्रगल किया गया, तो इसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो माइंड में जो भी मतलब पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके माइंड में एक विश्वास पक्का हो गया था उनके लिए कि भारत जब आज़ाद हो जाएगा, तब भारत की जनता होगी तो डिसीजन अच्छे से वो ले पाएगी। जब हम एक आज़ाद देश का पार्ट बनने वाले थे, तब ये नहीं था कि जो गवर्नमेंट चाहे कर सकती है, क्योंकि इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले दूसरे देश की गवर्नमेंट थी तो वो परेशान कर रही है, अब अपने देश के लोग गवर्नमेंट बन जाएंगे तो वो भी परेशान करेंगे, है ना। तो जो गवर्नमेंट चाहे वो नहीं कर सकती थी, उसके लिए सबके पास अपने राइट होने चाहिए। इसलिए उन्होंने 3 चीज़ें ढूंढ ली थी, कि वो 3 चीज़ कौन कौन सी थी अभी बताई थी मैंने आपको, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन। किन चीज़ों को अडेप्ट कर लेंगे तब गवर्नमेंट पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो इन तीनों चीज़ों से गवर्नमेंट पर कंट्रोल हो जाएगा। कमिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस, यानी कि जब वो सिटीजन ऑफ द फ्री कंट्री, जब सिटीजन फ्री हो जाएंगे, दैट डिड नॉट मीन द गवर्नमेंट कुड डू वॉट इट फैट लाइक, कि गवर्नमेंट जो चाहे वो नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट हैड टू सेंसिटिव टू पीपल नीड एंड डिमांड, यानी कि गवर्नमेंट को सेंसिटिव होना चाहिए कि पीपल को क्या ज़रूरत है, उनकी डिमांड क्या है। द ड्रीम्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कंसर्न इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड द लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जो अडल्ट फ्रेंचाइज है उसमें राइट है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में, रिटन फॉर्म में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट लिखे हुए हैं। सेक्युलरिज्म के लिए भी लिखा गया है, हर एक चीज़ रिटन फॉर्म में है हमारे यहाँ। तो साथ ही साथ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है ये, इसमें हर एडल्ट के पास है कि जो 18 या 18 से अबव एज के हैं वो वोट डाल सकेंगे। द अडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट, कि उनके पास वोट डालने का राइट होगा। जो 18 के हैं और जो 18 प्लस हैं या 18 से अबव हैं उनके पास अपना वोट डालने का राइट होगा।
नेक्स्ट देखो, एक फोटो शेयर हो रहा है यहाँ पर, दिख रहा है मतलब शो हो रहा है। इसमें एक पर्सन है जो ढूंढ रहे हैं कि हम किस तरीके से मतलब ये डालें वोट, मतलब कौन से जो अपना निशान ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, शायद अपना सिंबल ढूंढ रहे हैं कि उस पर वो उनको बटन दबाना है और वोट दे देना है। तो ये फर्स्ट टाइम जो था 2004 में ईवीएम लगी थी। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। तो ये अब तुम्हें जानना ये है कि ये 2004 में पूरे भारत में ईवीएम को यूज़ किया गया था, बस फर्स्ट टाइम नहीं था ये, क्योंकि फर्स्ट टाइम 1982 में केरला में इसको यूज किया गया था। और तुम्हें ये भी याद रखना है कि द यूज़ ऑफ ईवीएम इन 2004 सेव्ड अराउंड 1,50,000 ट्रीज विच वुड हैव बीन कट द प्रोड्यूस, यानी कि कम से कम 1.5 लाख पेड़ों को कटने से यहाँ बचाया गया था। यानी कि पहले जो था बैलेट पेपर के लिए 8,000 टन पेपर को मतलब तैयार किया जाता था, तो बहुत ट्रीज कटते थे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से वोटिंग मशीन से पेड़ों को बचाया गया। ये बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। ओके, तो जो लोग हैं यानी कि पीपल और उनके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव, है ना। तो द टेक ऑफ पॉइंट ऑफ ए डेमोक्रेसी इज़ द अबव आइडिया ऑफ कंसेंट। कंसेंट यानी कि सहमति, यानी कि जो भी कुछ होगा, गवर्नमेंट जो भी कुछ करेगी वो सहमति से करेगी, यानी कि पब्लिक की सहमति होगी तभी गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी। हमारा पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट सहमति देगी तभी ये कुछ कर पाएगी, है ना। तो डेमोक्रेसी की जो मेन समरी हो गई वो यही हो गई, गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो लोगों के हाथ में है और आम जनता के हाथ में है, तो यही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का निर्माण करती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन को डिसाइड करती है। बेसिक आइडिया क्या होता है डेमोक्रेटिक का, कि हर इंडिविजुअल, हर नागरिक को इम्पोर्टेंस मिले। गवर्नमेंट को आम जनता का ट्रस्ट जीतना ज़रूरी है, हो जाता है, क्योंकि अगर वो आम जनता का ट्रस्ट नहीं जीतेगी तो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में वो जीत नहीं पाएगी, है ना। तो इस तरीके से नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दीज सिटीजन्स, कि हर किस मतलब पूरी उसको ज़रूरत है कि वो गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो हर सिटीजन्स का विश्वास जीते। हाउ द इंडिविजुअल गिव अप्रूव टू द गवर्नमेंट, हर एक पर्सन तो अप्रूव करता है गवर्नमेंट को, तब वहाँ गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। इम्प्रूव करना पड़ता है। वन वे ऑफ द डूइंग सो एज यू रीड द थर्ड इलेक्शन, मतलब इलेक्शन के द्वारा बनती है। तो पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, के पीपल ने जो इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव भेजा है अपना पार्लियामेंट में, दैन वन ग्रुप फ्रॉम अमोंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने अपना पर्सन भेजा है वहाँ पर कि उसका रिप्रेजेंटेटिव है, हर पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में है। द पार्लियामेंट विच इज़ मेड ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर, एक कंट्रोल एंड गाइड ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट में वो रिप्रेजेंटेटिव एक दूसरे के साथ मिलकर कंट्रोल करते हैं और गाइड करते हैं गवर्नमेंट को। इन दिस सेम सेंस पीपल थॉट दे आर चूजन रिप्रेजेंटेटिव फॉर द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट, यानी कि इसको वो गवर्नमेंट को यहाँ पर वो कंट्रोल कर लेते हैं। एंड द अबव आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट थीम इन योर प्रीवियस 6 and 7 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक, यानी कि ये सब चीज़ें आइए आप थोड़ा पिछली बुक्स में पढ़ चुके हो। नाउ यू हैव कम टू नो हाउ पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ तुमने देखा कि कैसे पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है डिफरेंट लेवल से गवर्नमेंट के। एंड लेट्स रिकॉल दीज आइडियाज़ बाय डूइंग द फॉलोइंग एड, नीचे है उसमें, है ना। तो यानी कि पहला अप्रूवल मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, कि पहला अप्रूवल वो हो गया कि गवर्नमेंट के थ्रू लोग रिप्रेजेंटेटिव को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। अब अप्रूव कर दिया और जब रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो जाते हैं तो उनको पार्लियामेंट में इलेक्ट कर दिया जाता है। फिर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव एक ग्रुप बनाते हैं, है ना, यानी कि पार्लियामेंट, और ये सब पार्लियामेंट में असेंबल हो जाते हैं। तो फिर ये गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। तो जो पार्लियामेंट अलग अलग से आए रिप्रेजेंटेटिव से बनती है वही गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, गाइड करती है कि वो लोगों के हिसाब से काम करे, लोगों की नीड को देखकर काम करे, लोगों को क्या ज़रूरत है और लोगों को किस तरीके का काम पसंद आएगा, मतलब लोगों को अपने संज्ञान में रखकर गवर्नमेंट वर्क करे। इस चीज़ को वो सारे लोग जो इलेक्ट करके जाते हैं वो सब लोग उसको देखते हैं और गाइड करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर की वीडियो हमें ये फर्स्ट वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं।
चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से। ओके।